हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टीचर जोन पे। हमारा जो चर्चा का विषय था वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में था। किसी मुद्दा हमने इसका जो एक पार्ट है वो पहले डाल दिया गया है, तो कृपया करके हमारे उस वीडियो को देखिए। उसके बाद में ये जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है। हमने इसमें देखा था कि कैसे मुदालियर आयोग 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद में उसकी सिफारिश पे जो राजस्थान विधानसभा या उस टाइम पे जो सरकार थी उसने एक अधिनियम पारित किया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957। और उसके बाद में कैसे 1957 के बाद में जो अधिनियम था उसके तहत 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर रखा गया था उस टाइम पे। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। फिर उसके बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे इसका जो मुख्यालय है जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था वो जयपुर में था, और उसके बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे या वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो है अजमेर में, जो 1 जनवरी 1961 से संचालित है। और जहाँ पे अजमेर में वर्तमान जिस बिल्डिंग में जो संचालित है वह 1973 से उस बिल्डिंग में संचालित है। तो इसमें 3 क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से, लेकिन हमें जिस तरीके से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा। आगे देखते हैं। इसमें ये एक स्वायत्तशासी संस्थान है और इसमें जो टोटल जो मेंबर होते हैं वो टोटल 36 मेंबर होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं। किस तरीके से पदेन सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए जो शिक्षा क्षेत्र में विशेष कार्य किया हो 2 सदस्य उनको लिए जाते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरा जो बोर्ड है उसमें टोटल 36 सदस्य होते हैं। और हमने देखा था कि 2018 में राजस्थान गवर्नमेंट ने 5 सदस्य बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी। किस तरीके से वो जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। कैसे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या जो नियुक्ति नहीं होती है या अध्यक्ष अगर पद से इस्तीफा दे देता है उसके बाद में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। उपाध्यक्ष होता है वो निदेशक होता है माध्यमिक शिक्षा वो राजस्थान का। और उसके बाद में अगर देखें तो एक बोर्ड का सचिव होता है और सचिव का बोर्ड का कार्यपालक अधिकारी होता है। इस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, तो आप जो ये जो चीज़ें दे रखी है उनका थोड़ा ध्यान रखें। आगे देखें तो इसमें जो टोटल जो समिति होती है टोटल 8 समिति होती है। प्रत्येक समिति के जो सदस्य का कार्यकाल है वो 3 वर्ष होता है। जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्येक समिति का अध्यक्ष होता है। इस तरीके से बोर्ड है वो 8 समिति के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड का अधिवेशन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और कोरम है वो 1/3 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य होते हैं, तभी मीटिंग चल सकती है। आज हमारा जो अध्ययन का जो विषय है वो बोर्ड की शक्तियाँ तथा कार्य के बारे में है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो शक्तियाँ हैं, जो कार्य है, आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट शुरू कर रहे हैं। पीछे जो हमने एक बार पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से बता दिया है आपको। आगे देखें तो दोस्तों ये जो हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या BSER का जो सेकंड पार्ट है उस पर केंद्रित रहेगा, जिसमें हम मुख्य रूप से बोर्ड की जो शक्तियाँ हैं और जो कार्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बोर्ड का जो पहला जो कार्य होता है वो है स्कूलों की मान्यता संबंधित कार्य। तो बच्चों की गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले इसके लिए जो कुछ से नॉर्म्स होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं और उसके आधार पे जो विद्यालय है उनको मान्यता दी जाती है या क्रमोन्नत किया जाता है, परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। इसीलिए पहला जो कार्य है बोर्ड का स्कूलों को मान्यता संबंधित कार्य है ये किया जाता है। उसके बाद में जो अगला जो कार्य है पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित कार्य। लेकिन दोस्तों ये जो कार्य था उस टाइम पे बोर्ड को दिया गया था, लेकिन अभी जो अगर देखें कि जो 1 से जो 12वीं तक का पाठ्यक्रम है वो जिस संस्था को निर्माण का कार्य दिया है वो है RSCERT। जो 1 से 12 अगर देखें तो दिसंबर 2018 में MHRD, जिसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उनके द्वारा 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम निर्धारण की जिम्मेदारी RSCERT उदयपुर को दी गई। तो वर्तमान में अगर पूछें कि जो 1 से 12 तक का जो
12वीं कक्षा तक के जो बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो वह RSCERT के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और वर्तमान में जो बोर्ड है उसके द्वारा ये कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर देखें तो उस टाइम पे ये जो कार्य की जो जिम्मेदारी थी वो बोर्ड की थी। अब अगर देखें जो अगला जो कार्य है, बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य करते हैं, जिसमें आवेदन प्राप्ति कार्य है, जो संचालन परीक्षा संचालन करना, मूल्यांकन करना, फिर परिणाम जारी करना, प्रमाण पत्र जारी करना, ये जो सारे कार्य होते थे वो बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। आज भी ये सभी कार्य हैं बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड परीक्षा की आवेदन लेना, उनका संचालन करना, परीक्षा का मूल्यांकन करना, उनका परिणाम जारी करना, ये सब चीज़ें बोर्ड के द्वारा की जाती हैं। जिसमें जो मुख्य रूप से जो एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं जो 10th क्लास, जो प्रवेशिका, जो संस्कृत एजुकेशन से संबंधित होती है, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, ये 10th, ये 12th। उसके बाद में उच्च माध्यमिक के अंदर विज्ञान, साइंस, वाणिज्य, कॉमर्स कला स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो मुख्य रूप से जो बोर्ड की जो जितनी भी कक्षाएं होती हैं उनका संचालन, परीक्षा का संचालन, ये सभी जिम्मेदारी बोर्ड की होती है और बोर्ड समय समय पर ये सभी कार्य करता है। उसके बाद में आगे के देखें, इसके साथ साथ इन विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र निर्माण करना। तो जो स्टूडेंट होते हैं, जो बोर्ड के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रश्न पत्र निर्माण करना, सैद्धांतिक जो एग्ज़ाम लेना या प्रैक्टिकल करवाना, इन सभी की नियुक्ति करना, ये सभी जो कार्य होते हैं वो बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। और परीक्षाओं के परिणाम न्यूनतम अवधि में जारी किए जाते हैं, निष्पक्षता के साथ में जारी करता है बोर्ड। और जो 10वीं बोर्ड या 12वीं बोर्ड या प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, रीट, आरटेट, जो पहले आरटेट बोला जाता है वर्तमान में रीट बोला जाता है, तो रीट का एग्ज़ाम भी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा है उसमें 9th से 12वीं तक की, उनका जो 10th और 12th क्लास होती है, व्यावसायिक माध्यमिक और व्यावसायिक उच्च माध्यमिक, उनका जो एग्ज़ाम है वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है, ये हमें थोड़ा याद होना चाहिए, जिसमें है कि बोर्ड है वो कुछ चीज़ों का प्रकाशन भी करता है। तो उनके द्वारा जो मुख्य रूप से एक जो पत्रिका है, जो मुख्य रूप से त्रैमासिक पत्रिका है, तो 3 महीने में एक बार जारी होती है, उसका नाम है राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। तो हमें ये याद होना चाहिए कि बोर्ड के द्वारा एक पत्रिका है, एक जर्नल प्रकाशित किया जाता है, राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका, जिसे राजस्थान बोर्ड जर्नल ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस परीक्षा जो पत्रिका है, इसका संचालन मुख्य रूप से यह जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा किया जाता है। जो मुख्य रूप से एक जो त्रैमासिक पत्रिका है, तो मुख्य रूप से 3 महीने में जारी की जाती है। उसके बाद में अगला जो कार्य है बोर्ड का, वो राज्य, इसमें STSE का आयोजन करना, इसमें जो स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो राज्य स्तरीय जो इसमें जो एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो मैथ और साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो प्रतिभा है उनकी खोज के लिए एक एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, जो मुख्य रूप से BSER के द्वारा संचालित होता है। और राज्य स्तरीय कला और वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन है वो भी अलग से किया जाता है। और ये जो मुख्य रूप से जो STSE है, ये मुख्य रूप से अगर पूछा जाए किसके द्वारा प्रायोजित होती है, तो मुख्य रूप से ये जो प्रायोजित होती है वो होती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा। तो मुख्य रूप से अगर प्रायोजित या स्पॉन्सर्ड पूछा जाए तब तो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार। लेकिन आयोजित जो की जाती है वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इनके द्वारा इस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। और जो स्पॉन्सर्ड है वो राजस्थान सरकार का एक विभाग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उसके द्वारा की जाती है। अब इसके अंदर देखें जो पात्रता है वो क्या है, तो पात्रता के लिए मुख्य रूप से है कि 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। तो मुख्य रूप से जो बच्चा है वो 10th क्लास और 12th क्लास में अध्ययनरत होना चाहिए। और साथ साथ में जो अगर बच्चा 10th में है तो उसके 9th में 50%, और जो अगर बच्चा 12th में है तो 11th में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए वो। तो उसके लिए ये
पात्रता है, तो अगर एलिजिबिलिटी अगर पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से इसमें 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। अगर 10वीं में अध्ययनरत है तो 9th में उसके 50% होना चाहिए, और अगर 12th में अध्ययनरत है तो 11th में उसके 50% होने अनिवार्य, तो उसको ही STE का पात्र माना जाएगा। तो ये हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर आगे देखें तो है इसमें पुरस्कार राशि। तो जो राज्य स्तरीय जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होती है, जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है वो बच्चा, तो उसे मुख्य रूप से 4,000 रुपये दिए जाते हैं, और इसमें टोटल है वो 20 बच्चों का चयन किया जाता है। तो इसमें जो बाकी जो शेष रह गए 19 जो स्टूडेंट है उनको इसमें 2,000 रुपये नगद इनाम दिया जाता है या पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रथम स्थान जो प्राप्त करता है स्टूडेंट उसे 4,000 रुपये, और जो 19 जो बाकी शेष रह गए उनको 2,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस तरीके से इसमें टोटल जो स्टूडेंट पास होते हैं वो 20 होते हैं। जो टॉप 20 होते हैं उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं 20 टॉप, और उसके बाद में उनको जो फर्स्ट रैंक के साथ आता है उसको 4,000 रुपये, और बाकी शेष 19 को 2,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं कि वो STE था वो स्टेट लेवल पे था, लेकिन जो NSTE का भी आयोजन किया जाता है। NST का मतलब नेशनल टेस्ट सर्च एग्जामिनेशन होता है, जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 स्तरों पर आयोजित किया जाता है। उसका जो पहला स्तर है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मतलब आयोजित किया जाता है। इसका जो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो नेशनल लेवल पे जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है वो मुख्य रूप से कितने स्तर पे आयोजित होती है, तो 2 स्तर पे होती है। पहला जो प्रथम स्तर होता है वो BSER द्वारा लिया जाता है, और उसमें BSER के द्वारा 234 बालकों का चयन किया जाता है, और जो 234 बालकों का चयन किया जाता है वो विद्यार्थी कक्षा 9th में होने चाहिए। उसके बाद में जो 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हो। तो जो बच्चे 234 स्टूडेंट है वो 10th में अध्ययनरत होने चाहिए, और साथ में जो 9th क्लास है वो मुख्य रूप से 55% अंकों के साथ पास आउट होने चाहिए। तो उसमें जो स्टेट लेवल पे राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज एग्ज़ाम था उसमें तो जो बच्चा है वो 10th में अध्ययनरत होना चाहिए या फिर 12th में, लेकिन जो 9th में अगर 10th में है तो 9th में उसके 50% होने चाहिए, और बच्चा अगर 12th में है तो 11th में 50% होने अनिवार्य है। लेकिन जो नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है उसमें अगर बच्चा 10th में है तो 9th में 55% होने अनिवार्य है। और उसके बाद में जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें से टोटल 234 स्टूडेंटों को इसमें सिलेक्ट किया जाता है, और उन्हें फिर सेकेंड राउंड के लिए जो NCERT के द्वारा आयोजित किया जाता है उसके लिए पात्र माना जाता है। और 234 स्टूडेंट है उनका जो एग्ज़ाम है वो NCERT के द्वारा लिया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से हमें यह पता होना चाहिए इसमें कितने स्तर पर आयोजित किया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है वो मुख्य रूप से 2 स्तरों पर आयोजित की जाती है। पहला जो स्तर है वो BSER के द्वारा आयोजित किया जाता है, और सेकंड जो है 234 स्टूडेंट पास होंगे या जो क्वालिफाई होंगे उनका जो एग्ज़ाम है वो फिर NCERT के द्वारा आयोजित किया जाता है। और उसमें जो बच्चा प्रथम स्तर पर होता है 234 जो स्टूडेंट टोटल होते हैं उनमें से जो प्रथम स्तर पर जो 234 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनका जो सेकंड एग्ज़ाम होता है NCERT के द्वारा, उनमें जो चयनित जो स्टूडेंट होते हैं या जो क्वालिफाई करते हैं 234 में से उन स्टूडेंटों को PhD करने तक प्रति माह 500 रुपये दिए जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप राशि दी जाती है कि जो भी बच्चा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पास होते हैं या क्वालिफाई होते हैं उन बच्चों को PhD करने तक जो सरकार होती है वो 500 रुपये प्रति माह देगी। अब इसके बाद में अगला जो है तो एक तो राज्य स्तरीय प्रतिभा, पहला जो अगर अभी तक हमने जो कार्य देखे हैं बोर्ड की वो है मान्यता देना, और मान्यता की अगर आगे देखें तो दूसरा जो कार्य है प्रकाशन, कुछ जो पत्रिका है उसका प्रकाशन करती है। और उसके अलावा अगर देखें तो बोर्ड है वो कुछ जो एग्ज़ाम है जो बोर्ड की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो आयोजित करवाती है। उसके बाद में अगर देखें तो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाती है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो परीक्षा होती है उसका आयोजन करवाती है। और उसके बाद में अगला जो है कि श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार संबंधित कार्य,
तो जो भी माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक स्तर के जो राजकीय या फिर गैर राजकीय विद्यालय होते हैं, उनमें अगर जो अच्छी अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर सर्वांगीण विकास की भूमिका निभाते हैं, जो विद्यालय जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं, जो टॉप श्रेष्ठ जो स्कूल होते हैं, उन्हें क्रमशः पुरस्कार दिए जाते हैं। जो राज्य, मंडल और जिला स्तर पर लगभग 70 से 80 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसमें तो लगभग 70 से 80 विद्यार्थी है, उनको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में जो भी जिन स्कूल से होते हैं तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, तो हमें याद रखना है। लेकिन उसके बाद में अगर देखें तो केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य, बोर्ड की परीक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान और श्रेष्ठ स्थान आने वाले ग्रेड ए से ऊपर के विद्यार्थियों को बोर्ड केंद्र छात्रवृत्ति प्रदान करता है। तो उन्हें जो बोर्ड होता है वो केंद्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करता है। उसके बाद में जो अगला जो कार्य है वो बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति। तो बोर्ड के द्वारा जो बच्चे मेरिट में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उन्हें कुछ छात्रवृत्ति दी जाती है। जैसे उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में जो 10th की जो एग्ज़ाम होती है, उनमें जो 1 से 10 तक या जो टॉप 10 जो स्टूडेंट होते हैं, उन विद्यार्थियों को प्रति माह 500 रुपये 3 वर्ष तक दिए जाते हैं। उच्च माध्यमिक जो 12th की बात हो रही है इसमें, तो जब तक बच्चे की कॉलेज होगी तब तक उनको प्रति 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए उन्हें 500 रुपये दिए जाएंगे और हर महीने 500 रुपये दे होंगे। लेकिन शर्त है कि वो बच्चे कॉलेज में अध्ययनरत होने चाहिए। ये नहीं है कि जो टॉप 10 जो बच्चे हैं उन्हें अगर वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको ये राशि नहीं दी जाएगी। तो हमें अगर 3 वर्ष कंटिन्यू कॉलेज में अगर पढ़ाई करेंगे रेगुलर, उसके बाद में हमें प्रति माह 500 रुपये 3 वर्ष तक लगातार दिए जाएंगे। और जो बच्चा माध्यमिक परीक्षा या 10th क्लास में जो टॉप 15 जो बच्चे हैं, टॉप 15 जो स्टूडेंट है, उन बच्चों को 400 रुपये प्रति माह है 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। तो जो 11th और 12th में अध्ययनरत होने चाहिए, 2 वर्ष तक बच्चा है वो 11th और 12th क्लास करेगा, तब तक प्रति माह उन्हें 400 रुपये दे होंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं जो ये जो कार्य है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए जो बोर्ड है वो भाषण प्रतियोगिता करवाता है, प्रदर्शनी लगाता है, शैक्षिक प्रदर्शनियाँ, विचार गोष्ठियों का आयोजन करवाता है, ताकि जो शिक्षा का स्तर है उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार और किया जाए या उन्हें और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। बोर्ड है वो कुछ जो पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार योजना है मुख्य रूप से 3 प्रकार के पुरस्कार देता है, जो मुख्य रूप से 2017 और 18 से प्रारंभ किए गए थे। जिसमें से जो प्रमुख है वो है एक तो शिक्षा रत्न पुरस्कार। मुख्य रूप से ये जो एग्ज़ाम है उनके संबंध पूछा जाता है कि शिक्षा रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है, तो वो शिक्षकों के लिए होता है और उसमें जो शिक्षक होता है उसे 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद में अगर अगला देखें कला रत्न पुरस्कार, मुख्य रूप से वो विद्यार्थियों के लिए होता है और उसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं। और जो खेल रत्न पुरस्कार है वो भी स्टूडेंट के लिए होता है और उसमें भी 51,000 रुपये दिए जाते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि जो शिक्षा रत्न, कला रत्न और खेल रत्न, ये 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहले हमें तीनों पुरस्कारों का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद में कौन सा पुरस्कार है किसे दिया जाएगा, जिसमें शिक्षा रत्न वो शिक्षकों को दिया जाएगा, तो आप शिक्षा और शिक्षक से याद रख सकते हैं। और उसके बाद में कला रत्न है वो स्टूडेंट को और खेल रत्न वो भी स्टूडेंट को। वो राशि है वो टीचर है तो ज़्यादा मिलेगी 1 लाख रुपये, और स्टूडेंट है तो 51,000 रुपये दे होंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि जो पुरस्कार योजना भी दी जाती है, पुरस्कार योजना संचालित है जो बोर्ड के द्वारा, और उसमें मुख्य रूप से जो आयोजन स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, वो 2017-18 से प्रारंभ की गई है और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद में अगला अगर देखें तो विद्यार्थियों की जो सृजनात्मक जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए, क्रिएटिव जो बच्चा है उसकी जो विद्यार्थी की जो सृजनात्मक जो क्षमता है उसे अभिवृद्ध करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक और सृजनात्मक कौशल अभिवृद्धि हेतु सृजनात्मक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो हमें इसमें ये होना चाहिए कि जो बच्चा है उसका जो बौद्धिक विकास बेहतर हो, उसके लिए जो बोर्ड है वो मुख्य रूप से 5
प्रकार की जो परीक्षा को आयोजन करवाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो सृजनात्मक विकास के लिए जो स्टूडेंट के जो सृजनात्मक विकास है उसके लिए जो बोर्ड है वो क्या प्रयास करता है, तो उसके लिए 5 प्रकार के अलग अलग एग्ज़ाम्स है उनका आयोजन करवाता है, ताकि जो बच्चा है उसका जो सर्वांगीण विकास हो सके। उसमें मुख्य रूप से जो 5 प्रकार की जो प्रतियोगिता है वो कुछ इस प्रकार है। एक तो अगर देखें तो निबंध प्रतियोगिता है, आशुभाषण प्रतियोगिता है, और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, तो एकल गीत प्रतियोगिता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बोर्ड के द्वारा जो आयोजित की जाती है तो उसमें एक तो निबंध प्रतियोगिता होती है, और निबंध प्रतियोगिता के अलावा अगर देखें तो आशुभाषण प्रतियोगिता। तो निबंध प्रतियोगिता में हमें कुछ ना कुछ निबंध लिखवाया जाता है। आशुभाषण प्रतियोगिता में हमें कुछ टॉपिक दिया जाता है, उस पर हमें तुरंत कुछ ना कुछ बोलना होता है, उसे आशुभाषण कहते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं बच्चे से। चित्रकला में बच्चों से चित्र का आयोजन किया जाता है, चित्र पेंटिंग बनवाई जाती है। एकल गीत प्रतियोगिता, इसमें कुछ गीत के लिए बोला जाता है। इस तरीके से जो बोर्ड है वो कुछ कुल 5 प्रतियोगिता या 5 प्रकार के जो एग्ज़ाम्स है, अलग अलग एग्ज़ाम्स है, उनका आयोजन करता है, ताकि बच्चों का क्या हो सके, तो सृजनात्मक विकास से हो सके। तो इसके लिए जो बोर्ड है वो 5 प्रकार की, और मुख्य रूप से इसमें जो बच्चे हैं वो शामिल किए जाते हैं इसमें, वो है 9 से 12 तक के अध्ययनरत विद्यार्थी होने चाहिए। तो इस परीक्षा का मुख्य रूप से 500 परीक्षा के लिए जो पात्र जो स्टूडेंट होंगे वो 9 से 12 तक होने चाहिए, और मुख्य रूप से जो बोर्ड है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से वो बच्चे सिलेक्ट होंगे। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसमें से क्या है कि जो अलग अलग स्तर पर आयोजित होती है ये प्रतियोगिता, तो ये जो भी चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, आशुभाषण प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हो, या फिर एकल गीत प्रतियोगिता हो, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मुख्य रूप से अलग अलग स्तर पे होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। एक तो खंड लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे होता है, उसके बाद में ये जिला स्तरीय होता है, और उसके बाद में लास्ट में राज्य स्तरीय पे आयोजित किया जाता है ये। अब इसमें देखें तो जो स्टार्टिंग है वो ब्लॉक लेवल पे होता है पहला। तो ब्लॉक लेवल पे अगर देखें तो ये प्रतियोगिता 3 स्तरों पे होती है, ब्लॉक पे, जिले पे और राज्य स्तरीय। तो मुख्य रूप से हमें ये पता होना चाहिए कि जो बौद्धिक जो सृजनात्मक विकास के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वो मुख्य रूप से कितने स्तर पे आयोजित होते हैं, तो उसके लिए 3 स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होगा वो ब्लॉक लेवल पे होगा। अब उसमें क्या है कि कुछ पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। अब बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ राशि दी जाएगी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो खंड या ब्लॉक स्तर पे जो आयोजित होता है उसमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन जिला स्तर के लिए किया जाता है, कि जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड रैंक आते हैं हर ब्लॉक से, तो उन बच्चों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंपटीशन होना है उनके लिए उन बच्चों को क्वालिफाई माना जाता है। तो जो फर्स्ट और सेकंड आते हैं उन बच्चों को फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लीट करना होता है आगे जाके। और जो जिला स्तर पे जो अगला जो स्तर होता है जिला स्तर पे वापस से उन बच्चों का जो फर्स्ट और सेकंड आए थे ब्लॉक में उनका वापस से अलग अलग जो प्रतियोगिता है उनका आयोजन करवाया जाएगा। उसमें से जो जिला स्तर के ऊपर जो होता है उनमें से जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो बच्चा आता है उन बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जाता है, और साथ में कुछ से राशि दी जाती है। तो राशि होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि बच्चे को इसमें जो फर्स्ट आता है उसको 1500 रुपये दी जाती है, और सेकंड आता है उसे 1000 रुपये, और जो बच्चा थर्ड आता है उन्हें 500 रुपये दिए जाते हैं। तो अलग अलग प्रतियोगिता में जो भी बच्चा ब्लॉक लेवल से फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट होते हैं उन बच्चों को आगे जिला स्तर पे भेजा जाता है, और जिला स्तर के बाद में उन बच्चों को जिला स्तर पे जो सभी बच्चे हैं जो होते हैं उनमें से जो फर्स्ट रहता है उसे तो 1500 रुपये दिए जाते हैं, और जो बच्चा सेकंड रहता है उसे 1000 रुपये, और जो थर्ड रहता है उसे 500 रुपये दिए जाते हैं। और इन बच्चों को फिर आगे राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उसके लिए चयनित किया जाता है, और उसके बाद में जो राज्य स्तर पे जो वापस ये प्रतियोगिता होनी है उस प्रतियोगिता के लिए जो उस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आएगा या फिर सेकंड आएगा या फिर थर्ड आएगा उनको प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, और साथ में क्रम से कुछ राशि दी जाती है। तो जो भी बच्चा इसमें राज्य स्तर पे फर्स्ट आता है उसे 2500 रुपये, और जो बच्चा सेकंड आता है उसे 2000 रुपये, और जो बच्चा थर्ड आता है उसे 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो
विद्यार्थी की सृजनात्मक विकास के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित होती है, वो एग्ज़ाम मुख्य रूप से 3 स्तरों पे आयोजित होती है। उसमें जो पात्र होंगे 9 से 12 तक की जो कक्षा के जो स्टूडेंट है वो पात्र होंगे। पहले तो उन बच्चों का ब्लॉक स्तर पे एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा। ये सभी प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाई जाएगी। उन प्रतियोगिता में जो फर्स्ट और सेकंड आता है उन्हें जिला स्तर के लिए भेजा जाता है, और जिला स्तर पे जो भी बच्चा फर्स्ट आता है उसे 1500 रुपये, उसके बाद में जो सेकंड आता है उसे 1000 रुपये, और जो थर्ड आता है उसे 500 रुपये दिए जाएंगे। और जिला स्तर के बाद आगे अगर देखें तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी, और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा उसे 2500 रुपये दिए जाएंगे, जो सेकंड आएगा उसे 2000 रुपये, और जो थर्ड आएगा उसे 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से ये प्रतियोगिता होती है। मुख्य रूप से इन प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास करना या फिर उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें अभिवृद्धि करना होता है। उसके बाद में जो बोर्ड, इसके अलावा जो कार्य है बोर्ड के वो है कि शिक्षकों की सृजनात्मक, अब बच्चों की सृजनात्मक क्षमता बढ़ानी है तो साथ साथ में जो टीचर होते हैं उनके लिए भी कुछ क्रिएटिव कंपटीशन है वो रखने होते हैं। तो उनमें मुख्य रूप से बच्चों के लिए 5 प्रकार की होती है, लेकिन जो शिक्षक होते हैं उनके लिए मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है बोर्ड के द्वारा। और उनमें अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें से जो फर्स्ट होती है वो है पत्र वाचन, सेकंड होती है वो अध्यापन प्रतियोगिता, और जो थर्ड होती है वो लेखन प्रतियोगिता होती है। इस तरीके से पत्र वाचन प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता या फिर लेखन प्रतियोगिता, इस तरीके से टोटल जो टीचर होते हैं उनकी जो सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। और उसमें देखें तो उसमें भी क्या है कि अलग अलग है कि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो कोई भी टीचर उसको लिए 500 रुपये 5000 रुपये दिए जाएंगे। तो उसमें क्या है कि जो भी टीचर है वो राज्य स्तर पर फर्स्ट आता है प्रतियोगिताओं में तो उन्हें 5000 रुपये दिए जाएंगे। और उसके बाद में अगर अगला कार्य देखें तो लेकिन जो जिला स्तर पे जो भी अगर देखें तो प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम जो रैंक पे रहता है उसे, फर्स्ट रैंक रहता है उसे 2000 रुपये, और जो सेकंड आता है उसे 1500 रुपये, और जो थर्ड आता है उसे 1000 रुपये दिए जाएंगे, और साथ में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस तरीके से जो भी टीचर होते हैं उनमें से ब्लॉक लेवल पे कोई प्रकार का पुरस्कार नहीं मिलता है, लेकिन जो जिला स्तर पे जो भी टीचर है वो फर्स्ट आता है तो उससे 2000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर वो सेकंड आता है तो उसे 1500 रुपये, और जो भी टीचर वो थर्ड आएगा उसे 1000 रुपये। लेकिन जो राज्य स्तर पे जो फर्स्ट आएगा उसे 5000 रुपये दिए जाएंगे। और मुख्य रूप से हमने देखा है 3 प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती है उनका आयोजन करवाया जाता है। उन प्रतियोगिता में जो पत्र वाचन है, उसके अलावा अगर अध्यापन प्रतियोगिता है, और अध्यापन प्रतियोगिताओं के साथ साथ में अगर देखा जाए तो लेखन प्रतियोगिता होती है। इस तरीके से टोटल उसमें 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है। उसके बाद में अगला कार्य देखें बोर्ड का, वो है कि एकल या द्विपुत्री पुरस्कार है जो योग्यता पुरस्कार योजना है वो है। तो मुख्य रूप से अगर याद रखना है कि ये जो योजना है वो 2012 से प्रारंभ की गई थी, और मुख्य जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, कि जो बच्चियां हैं या महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा देना, ताकि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे जो पढ़ाई है वो निरंतर जारी रख सके। इस उद्देश्य से एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना संचालित की गई जो शुरू हुई 2012 से। तो दोस्तों इस योजना में जो स्टूडेंट या जो बच्चियां पात्र होती हैं तो वो कुछ इस प्रकार है पात्रता कि जो माध्यमिक या फिर माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक में जो कला है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, और उच्च माध्यमिक व्यावसायिक वरिष्ठ उपाध्याय, ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो निश्चित स्थान पर निर्धारित जो कट ऑफ डिसाइड की जाती है उससे अगर अधिक अंक प्राप्त करती है जो बच्चियां, इसमें कोई संख्या का क्राइटेरिया नहीं है। जो सरकार के द्वारा जो भी एक कट ऑफ डिसाइड की जाती है उस कट ऑफ से अगर ऊपर जो भी लड़कियों के अगर परसेंटेज आते हैं, जिन भी बालिकाओं के नंबर है उस कट ऑफ से ज़्यादा रहते हैं, और वो लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो जो बच्ची है वो अपने परिवार की एक पुत्री
या बाद में अगर देखा जाए तो एक साथ में मतलब जुड़वा है, अगर पहली जो बच्ची है वो एक मतलब एकल संतान है और उसके बाद में अगर दो बच्चियां अगर जुड़वा हो जाती है तो उन्हें एक ही काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से वो बच्चियां पात्र होंगी। अगर एक संतान है तो भी पात्र होगी, एक के अलावा अगर दो संतान है, दोनों लड़कियां हैं, तो वो तो जो बच्चियां होती है वो इसके लिए पात्र होगी। लेकिन जो पहली अगर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो अगर पहली जो बच्ची है उसके साथ में अगर वो जुड़वा अगर हो जाए स्टार्टिंग में, तो उस बच्ची को इसके लिए पात्र, और उसके बाद में अगर तीसरी अगर बच्ची हो जाए तो उसको इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो वो जो बच्ची है वो अपने परिवार में या अपने माता पिता के या तो इकलौती संतान हो लड़की, या फिर अगर दो लड़कियां हैं तो भी इसके लिए पात्र मानी जाएगी। एक पुत्री के बाद अगर जुड़वा अगर साथ में हो जाए तो भी वो बच्ची है वो पात्र होंगी। उसके बाद में लेकिन जो मुख्य रूप से है ये जो योजना है, इस योजना का लाभ अपने जो माता पिता की जो या तो एक संतान हो लड़की या फिर दो लड़कियां हो तो उन दोनों को दिया जाएगा। लेकिन अगर तीन अगर लड़कियां हैं तो उसके लिए शर्त है कि जो पहली जो संतान है वो एकल होने चाहिए और उसके बाद में दो जुड़वा हो सकती है, तो अभी वो बच्चे इसके लिए पात्र होगी। अब जो पात्र जो बालिका है उसके लिए पुरस्कार राशि है जो प्रत्येक जिले की कट ऑफ में जो फर्स्ट आती है, और उसमें क्या है कि उसके लिए 11,000 रुपये दिए जाएंगे बच्चे को। और राज्य स्तर पर पुरस्कार राशि है वो है कुछ इस प्रकार की, जो 10th में अगर जो बच्ची फर्स्ट आई है राज्य स्तरीय उस बच्चे को 31,000 रुपये दिए जाएंगे इसमें। और जो 12वीं बोर्ड में जो प्रत्येक जो संकाय होती है, तीनों जो संकाय होते हैं उन तीनों संकाय में अलग अलग 51,000 रुपये दिए जाएंगे। तो जो भी बच्ची इसमें जो फर्स्ट आती है उस बच्ची को इसमें क्या होता है कि जो 10वीं बोर्ड में अगर जो बच्ची फर्स्ट आती है तो उसे 31,000 रुपये, और जो 12वीं का जो रिजल्ट आता है उसमें जो तीनों जो स्ट्रीम होती है उन्हें अलग अलग 51,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो या फिर दो लड़कियां हो सकती है इसके लिए। आगे अगर देखें तो बोर्ड है वो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का भी आयोजन करवाता है। और मुख्य रूप से हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो है विज्ञान तकनीकी विभाग के अधीनस्थ संस्थान जो विज्ञान परिसर के जो तत्वाधान में संचालित है उसके द्वारा किया जाता है। और इसमें जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है जिसे NCERT के नाम से जानते हैं उसके सहयोग से आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन विज्ञान प्रतिभा खोज के लिए किया जाता है। इसका जो आयोजन है मुख्य रूप से वो है विज्ञान प्रतिभा खोज, इसके लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है तो नव भारत निर्माण हेतु इसका आयोजन किया जाता है। और मुख्य रूप से इसमें जो बच्चे होते हैं इसका जो उद्देश्य है उसमें क्या है कि जो 6 से लेकर जो 11वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं अध्ययनरत जो विद्यार्थी है उनमें डिजिटल डिवाइस का उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटल जो सामग्री है शिक्षा के लिए उस चीज़ का प्रयोग करना सीखे। इसके लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो इसमें सहयोगी जो संस्थान होती है वो है NCERT। ये मुख्य रूप से इसमें सहयोगी संस्थान होता है और इसका आयोजन किया जाता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विज्ञान प्रतिभा खोज है इसके लिए इसका आयोजन किया जाता है। अब आगे अगर देखें कि बोर्ड है उन्होंने जो बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सहायता के लिए कुछ विद्यार्थी सेवा केंद्र भी खोल रखे हैं। तो सरकार ने कुछ विद्यार्थी सेवा केंद्र भी खोल रखे हैं जिसमें बच्चे की अगर जो कोई मार्कशीट है वो खो जाती है या फिर कहीं उसके किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो जाता है, मार्कशीट की फट जाती है, तो उसके लिए क्या है कि पास में कुछ प्रत्येक ज़िले में क्या होता है कि एक विद्यार्थी सेवा केंद्र है बोर्ड का, तो वहाँ पे जाए। और वहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2001 से जो अंक तालिका है उसके आगे की जो अंक तालिका 2001 के बाद की जितनी भी अंक तालिका है वो हमें वहाँ पे उस फोटोकॉपी मिल जाएगी उसकी। और साथ में अगर माइग्रेशन प्राप्त करना है तो वो भी हमें यहीं मिल जाएगा। तो ये है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो स्टूडेंट है उन्हें अजमेर जाकर वहाँ से बोर्ड से ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं करनी पड़े और वो अपने ज़िले पे या ज़िला जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे जाके जो भी स्कूल है
उसे विद्यार्थी सेवा केंद्र के रूप में अगर मान्यता दी गई है तो वहाँ से जाके हम अपने जो मार्कशीट है या फिर माइग्रेशन वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि इसमें क्या है कि जो वर्तमान में जो 50 ज़िले हैं उनके हिसाब से अभी केंद्र नहीं संचालित हो रहे हैं। अभी जो 33 ज़िले उनके अकॉर्डिंग ही संचालित हो रहे हैं। तो 33 ज़िले थे, उनमें क्या है कि जो 2 ज़िले ऐसे हैं, जो एक तो बारा है और एक है बूंदी। ये 2 ज़िले हैं जहाँ पे कोई भी प्रकार का शिक्षा केंद्र नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि जो 33 ज़िले थे उनमें से किस ज़िले में ऐसे केंद्र नहीं है, तो बूंदी और 12 ज़िले थे उनमें कोई प्रकार का ऐसा केंद्र नहीं खोला गया था। लेकिन हमें याद रखना कि जो टोटल है संख्या में वो 32 है, जिसमें जो जयपुर है, जयपुर में ये 2 थे, तो जयपुर में 2 थे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये 32 हो जाते हैं टोटल। तो जयपुर में 2 थे और जो 12 और बूंदी है उनमें किसी प्रकार का कोई केंद्र नहीं था। तो विद्यार्थी सेवा केंद्र है वो भी किसके द्वारा संचालित है, बोर्ड के द्वारा। और उसमें मुख्य रूप से जो मार्कशीट मिलते हैं वो 2001 के बाद की मार्कशीट हमें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में जो एक बोर्ड है वो इम्पोर्टेंट कार्य करता है। उसमें क्या है कि जो बोर्ड है वो कुछ काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग संबंधित जो मटेरियल है वो जारी करता है। उसमें क्या है कि ये जो है कैरियर परामर्श सामग्री 2014, इसमें 2014 से कुछ कैरियर सामग्री बोर्ड है वो लगातार कुछ आयोजित करवाता है। उसमें जो 4 प्रकार के मार्गदर्शिका जो प्रकाशित की जाती है, तो 4 प्रकार की जो मैगजीन है वो प्रकाशित की जाती है, जिसमें जो बच्चे होते हैं, जो भी बच्चा सीनियर क्लास है, तो उनमें क्या है कि जो बच्चे हैं आगे किस प्रकार का सब्जेक्ट ले, और बोर्ड की क्लास के बाद में जो आगे जाके जो सब्जेक्ट है किस स्ट्रीम में जाएं, किन में अपना जो फ्यूचर है वो बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार की जो मैगजीन है वो जारी की जाती है, पत्रिका जारी की जाती है। तो उनमें 4 प्रकार के मार्गदर्शिका जारी की जाती है। तो हमें याद रखना है कि बोर्ड है वो कैरियर परामर्श सामग्री का भी आयोजन करवाता है, या कैरियर काउंसलिंग मटेरियल का भी आयोजन करवाता है। और उसमें जो कैरियर से संबंधित जो परामर्श सामग्री है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। अब 4 प्रकार की होती है, उनमें एक का जो नाम होता है वो है दिशा के नाम से। तो हमें ये नाम याद रखने की कौन सी जो सामग्री है वो किससे संबंधित है। उनमें क्या है कि जो दोस्तों ये जो दिशा नाम की जो सामग्री है या जो पत्रिका है, मार्गदर्शिका है, वो मुख्य रूप से जो संबंधित होती है वो है कि जो शैक्षिक और जो व्यावसायिक, मुख्य रूप से जो शैक्षिक और जो व्यावसायिक दिशा होती है वो शैक्षिक और व्यावसायिक अध्ययन सामग्री होती है या मार्गदर्शिका होती है। तो दिशा का जो संबंध है वो एजुकेशन से संबंधित है, या जो पर्सनल कोई बिजनेस है उससे रिलेटेड ये पत्रिका या मार्गदर्शिका होती है जो हमें दिशा देती है। तो हमें ये कैसे भी कहती है कि हमें इसका जो संबंध है वो किससे है, हमें यह याद रखना होगा। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है, या जो मार्गदर्शिका है अगली है वो है दृष्टि। तो हमें दृष्टि के बारे में पता होना चाहिए कि दृष्टि जो मार्गदर्शिका मुख्य रूप से वो कैरियर विजन के लिए या रोजगार अवसर है उससे संबंधित मार्गदर्शिका है। दृष्टि का जो संबंध है वो कैरियर विजन से या फिर रोजगार अवसर से है। और दिशा का जो संबंध था वो था शैक्षिक और व्यावसायिक अध्ययन मार्गदर्शिका से। उसके बाद में जो अगली है वो है गार्गी। गार्गी का जो संबंध है मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि जो बालिक शिक्षा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना है जो किसके द्वारा संचालित है, तो वो भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्मित होती है या संचालित है। उसके बाद में जो लास्ट है वो है प्राइम। तो प्राइम है, तो प्राइम से हम प्राइवेट देख सकते हैं, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर है उसको कैसे अच्छा किया जाए, या जो बच्चे हैं वो जो निजी या प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें अपना जो भविष्य है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए जो प्राइम नामक जो मार्गदर्शिका वो जारी की जाती है। और RSCERT, तो जो RSCERT है वो क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक आधार पे ये व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने तैयार की जाती है। तो हमें याद रखना है ये जो लास्ट की जो है निजी या प्राइम नामक जो पत्रिका है वो NCERT का जो मनोवैज्ञानिक आधार या व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने तैयार की है। तो इसमें क्या है कि जो दिशा है वो शैक्षिक, जो ये मार्गदर्शिका वो 4 प्रकार की मार्गदर्शिका जो बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन ये जो गार्गी है वो BSER के द्वारा। और इसमें क्या है जो निजी नामक या प्राइमरी नामक जो पत्रिका मार्गदर्शिका है वो मुख्य रूप से RSCERT या मनोवैज्ञानिक आधार व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने
के द्वारा तैयार की जाती है। प्राइम तो दिशा दृष्टि गार्गी और प्राइम नामक जो पत्रिका मार्गदर्शिका है वो भी 4 प्रकार की पत्रिकाओं का आयोजन या 4 प्रकार की पत्रिका है उनको जारी करता है बोर्ड। और प्रत्येक हमें संबंध पता होना चाहिए कि जैसे दिशा का जो संबंध है वो शैक्षिक और व्यावसायिक अध्ययन से है, दृष्टि का है वो कैरियर विजन से है या रोजगार अवसर मार्गदर्शिका से है, और जो गार्गी है वो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है, और जो प्राइम है वो मुख्य रूप से निजी क्षेत्र से जुड़ी हुई पत्रिका या मार्गदर्शिका है। उसके बाद में जो लास्ट है अब वो ये कुछ इस प्रकार है कि माध्यमिक शिक्षा हमने कार्य के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हमें जो अगला जो बिंदु में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वो कुछ इस प्रकार है कि राजस्थान या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम 2004 है। उस विनियम के अनुसार अगर देखें तो क्योंकि जो बोर्ड है उसकी जो स्थापना हुई है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की धारा 21(4) और धारा 36(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड के कर्मचारी भर्ती और उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने और कर्मचारियों के बारे में उपबंध करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सेवा विनियम 2004 बनाए गए। तो जो भी बोर्ड के जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो अधिनियम जो 1957 का था उसकी कुछ धारा 21(4) और धारा 36(1) को आधार बनाकर 2004 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम 2004 बनाया गया था। तो जो कर्मचारी है या बोर्ड के जो जितने भी अधिकारी होती हैं उनको जो रेगुलेट करने के लिए या उनके जो क्रियान्वयन सही तरीके से संचालित हो बोर्ड, इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो अधिनियम था 2004 वाला उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कर्मचारी है या जो बोर्ड है उसको सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए या जो कर्मचारी है वो सही तरीके से कार्य करे तो उनके लिए कुछ नियम या सेवा शर्तें डिसाइड की गई थी तो उसके लिए जो सेवा विनियम 2004 बनाया गया था। तो हमें याद रखना है कि 1957 का जो अधिनियम था उसकी कुछ धाराओं को इसमें आधार बनाया गया था, धारा 21(4) और 36(a). उसके बाद में अगर देखें तो बोर्ड में क्या है कि एक अनुचित जो साधन होते हैं एग्ज़ाम में उनको रोकथाम के लिए भी कुछ अधिनियम पारित किया गया था, अधिनियम 1992, और जिसका पूरा नाम था, तो हमें याद रखना है कि बोर्ड में जो उसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 जिसे 8 नवंबर 1992 को लागू किया गया था और राज्यपाल महोदय ने इसे लागू किया और इस अधिनियम को वर्ष 2022 में संशोधित कर दिया गया। तो हमें एक तो अधिनियम याद होना चाहिए। उसके बाद में जो सेवा शर्तें के लिए जो विनियम बनाए गए थे वो 2004 वाले वो हमें याद होने चाहिए। बोर्ड के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो अलग अलग जो पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है, उसका आयोजन करवाना हो, चाहे कैरियर से संबंधित जो परामर्श मार्गदर्शिका जारी की जाती है 4 प्रकार की, इसमें दृष्टि है, गार्गी है और उसमें दिशा है, प्राइम है, वो हमें पता होना चाहिए। उसका जो संबंध है वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। बोर्ड की स्थापना कब हुई, कब उसका जो मुख्यालय, स्थापना के समय उसका मुख्यालय क्या था, वर्तमान में उसका मुख्यालय क्या है, कितने जो मुख्य रूप से बोर्ड में सदस्य कार्य करते हैं, उसकी बोर्ड की टैगलाइन क्या है, बोर्ड का पूरा नाम क्या है, हिंदी में, इंग्लिश में, एक एक चीज़ें हमें थोड़ा पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में छोटे छोटे जो क्वेश्चन है या जो पूरा जो टॉपिक है उसमें से जो बेसिक जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो हमें कार्य प्रणाली के बारे में पूछ सकते हैं इसमें, या फिर उसका जो ध्येय वाक्य है वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि ध्येय वाक्य क्या है, क्या इसका लोगो है। उसके बाद में अगर आगे देखें तो बोर्ड के द्वारा जो अलग अलग जो, चाहे वो विद्यार्थी की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाना हो, चाहे शिक्षकों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाना हो, तो जो भी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम्स का आयोजन करवाना हो, चाहे जो राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज हो या राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा खोज के लिए एग्ज़ाम लेना हो, तो ये जो सभी कार्य होते हैं वो बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। उनके लिए पात्रता क्या है, कौन सी क्लास के बच्चे उसके लिए पात्र होंगे, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है,
ये सभी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर आगे देखें तो कितने स्तरों पे एग्ज़ाम्स का आयोजन होता है वो हमें पता होना चाहिए, कितना पुरस्कार मिलता है। जैसे पुरस्कार योजना है जिसमें एक शिक्षक के लिए शिक्षा रत्न पुरस्कार है और कला रत्न, ये सॉरी यहाँ पे कला रत्न है, उसमें कला रत्न नहीं होगा यहाँ पे कला रत्न है जो स्टूडेंट को दिया जाता है। और एक खेल रत्न पुरस्कार वो भी स्टूडेंट को दिया जाता है। और इन पुरस्कारों की स्थापना या प्रारंभ 2017-18 से हुआ है। उसके बाद में अगर आगे देखें बोर्ड के द्वारा मेरिट में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति योजना है, केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधित कार्य है वो भी दिए जाते हैं। श्रेष्ठ विद्यालय उनको पुरस्कृत किए जाते हैं, जो जिनके जो 70 से 80 जो स्टूडेंट है अगर जो राज्य मंडल या जिला स्तर पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उन श्रेष्ठ विद्यालयों को चयन किया जाता है पुरस्कृत करने के लिए। और उसके अलावा अगर देखें तो बोर्ड का जो मुख्य रूप से जो 8 समितियाँ हैं, कौन कौन सी समितियाँ हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। बोर्ड के जो सदस्य है वो किस तरीके से आते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, कितने निर्वाचित होते हैं, और जो कितने सदस्य हैं वो इसमें जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। टोटल मेंबर कितने होते हैं। 2018 से जो राज्य सरकार है वो 5 सदस्य बढ़ाने की अनुशंसा की थी, लेकिन हमें वर्तमान में भी बोर्ड की जो साइट है उस पर 36 सदस्यों का ही विवरण मिलता है। और उसके बाद में अगर देखें तो उसमें जो बोर्ड है उसमें जो बोर्ड का कार्य क्या है, ये जो बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या कार्य करता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, और उसके अलावा जो सचिव होता है वो क्या करता है, कार्यपालक अधिकारी कौन होता है उसमें, और जो प्रशासक होता है उसकी नियुक्ति कब की जाती है, किसी के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। तो इन सभी चीज़ों का हमें थोड़ा पता होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पहले डाल दिया, और इस तरीके से जो हमारा जो एक टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट का वो कंप्लीट होगा, जिसमें हमने जो अलग अलग आयोगों की जो श्रृंखला है या जो संस्थान है उनकी जो अध्ययन करने की जो श्रृंखला शुरू की है उनमें से हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होगा। इसमें जो BSER है या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला या नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा वो हम जल्दी ही इस पर डाल देंगे। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सकता है हम पहले इस वीडियो की इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है कुछ पीछे के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनका प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ सकते हैं एक बार। तो जिस तरीके से थोड़ा स्कूल से फ्री रहेंगे उस तरीके से जो भी अच्छा होगा वो अगला टॉपिक लेंगे या फिर अपन इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वो देख लेंगे और हम आपको सूचित कर देंगे, या जो होगा या वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा आपको। ओके दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, सर्दी से बचे हो सके उतना, और प्रयास करें कि आपकी जो पढ़ाई है जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे, किसी प्रकार का गैप नहीं आए उसमें। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।